नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में पाठ 3 कवि सेनापति का जीवन परिचय पढ़ा। अब हम क्या कवि सेनापति की जो ऋतु वर्णन पर जो कविता है उस कविता के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि इस पाठ के अंदर क्या है, तो उसी पाठ परिचय के बारे में हम इसमें समझेंगे। ठीक है। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। प्रांजल यानी नवीन। ठीक है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो ये कविता के जो पद्य लिए गए हैं वो कवि सेनापति की जो रचना है, कवित्त रचना कर उसमें से संकलित है और अलग अलग ऋतुओं का वर्णन है कवि ने इसमें किया है कि क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। प्रथम में वसंत ऋतु है, द्वितीय कवित्त के अंदर है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, तीसरे में श्रावण मास से संबंधित दृश्य है वो चित्रित किया है कवि ने, और चौथा है वो शीत ऋतु के बारे में बताया गया है। तो इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। उपादान यानी कि विशेषताओं का वर्णन है कवि ने इसके अंदर किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। वसंत ऋतु का वर्णन भी अत्यंत सुंदर तरीके से कवि ने किया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया। मानवीकरण करना अर्थात मानव के समान उसके जो है स्वरूप को बताने का प्रयास है वो करना। तो यहाँ पर मानव के समान उसके स्वरूप को बताने का प्रयास है वो कवि ने किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं और भावनाओं से बुना गया। यानी वसंत ऋतु का वर्णन कवि ने अद्भुत तरीके से किया है कि जिस प्रकार एक राजा आता है तो उसके चारों तरफ किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न होता है, ठीक ऋतुओं का राजा वसंत जब आता है तब भी प्रकृति में इतना ही सुंदर परिदृश्य है वह उत्पन्न हो जाता है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। वसंत ऋतु में चारों तरफ पुष्प वगैरह खिल जाते हैं तो खुशबू या सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। कोकिल अर्थात कोयल, जो कि वसंत ऋतु के आगमन का पदगान यानी गुणगान कर रहा है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता। अब वसंत को राजा कहा गया है और अगर वास्तविक जिंदगी में भी राजा देखे तो राजा हमेशा अपने लाव लश्कर के साथ होता है, उसके साथ बहुत सारे अन्य गण होते हैं। तो वसंत ऋतु भी अपने साथ किस प्रकार से अनेक प्रकार के परिवर्तन लेकर आता है उसी का वर्णन कवि ने वसंत ऋतु के अंदर किया है। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम और सुखमय हो जाती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में धरती है वो पूरी तरह से झुलस जाती है, कटफट जाती है, चारों तरफ शुष्क और जो है सूखा वातावरण हो जाता है। और उसी समय ऐसे हालातों में जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है तो धीरे धीरे धरती है वो सुखमय हो जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो नैनों को भाने वाली हो जाती है, पसंद आने वाली हो जाती है। मानसून का आगमन इसी कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या है वो खेती कार्य या कृषक कार्य में जो है कृषि कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर जो है ऋतु परिवर्तन होता है, बारिश की ऋतु आती है, तो खुशियाँ मनाते हैं किसान लोग। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया, यानी काफ़ी सुंदरता के साथ कवि ने वर्णन किया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है कि सर्दी की जब ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, तब कितनी ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है उसका वर्णन भी कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। यानी शीत ऋतु का प्रभाव या प्रकोप है वो पूरी प्रकृति उससे प्रभावित हो जाती है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेज तेवर है वो निस्तेज पड़ गया। निस्तेज यानी ठंडा पड़ जाना। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। अलाव यानी जो बाहर लोग आग का जला कर बैठते हैं, उसके चारों तरफ घेरा बनाकर बैठते हैं, तो उसे अलाव कहते हैं। जन समुदाय ठिठुर है। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव को इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। अर्थात सेनापति ने काफ़ी सुंदरता और सूक्ष्मता के साथ है वो भारतीय जीवन की प्रधानता या जीवंत शैली को बताया है और
हमारे स्वरूप को, हमारे आसपास के वास्तविक स्वरूप को उन्होंने साकार किया है। तो इस प्रकार से कवि सेनापति की रचनाएं हैं वो अत्यंत सुंदर है या वास्तविकता से भरी पूरी पड़ी है। अब हम ऋतु वर्णन को समझते हैं कि कवि सेनापति ने किस प्रकार से ऋतु वर्णन किया है, उसको समझते हैं। देखिए, पहले वसंत ऋतु का वर्णन है कवि ने किया है और कवि कहते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है, आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोने की सुगंध माज सने रहियतु है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत वसंत ऋतुराज कहियतु है। देखिए, वसंत ऋतु का वर्णन है कवि ने किया है। बरन बरन यानी तरह तरह के, तरु यानी जो है पेड़, फूले यानी लद जाना, उपवन बन, उपवन यानी वही बगीचा है, और वन, और इस प्रकार से सोई चतुरंग संग दल लेते कि इस प्रकार वसंत है अपने साथ चतुरंगिनी सेना के साथ आ गया है। बंदी जिमी यानी जैसे गुणगान करने वाले लोग हैं। बिरद वीर कोकिल है, तो बसंत का गुणगान कौन कर रहा है? जो है कोकिल कर रही है, कोयल कर रही है। तो बंदी जिमी बोलत अर्थात कोकिल या कोयल है वो बसंत का गुणगान है वो कर रही है। गुंजत मधुप गान गुन गई तो है, मधुप यानी भंवरे कि वो भी गुणगान कर रहे हैं। आवे आसपास पूपन की सुबास, पूपन यानी पुष्प, पुष्प या फूल की खुशबू चारों तरफ है वो आ रही है, सुगंध आ रही है। सोने की सुगंध मांझ सने रही है, तो ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। सने रही है तो यानी चारों तरफ बिखरी पड़ी है। शोभा को समाज सेनापति सुख साजाज आवत वसंत ऋतुराज की, तो ऐसा अपने साथ इतनी शोभा, इतनी खुशबू, इतने परिवर्तन लेकर आज ऋतुराज वसंत है वो आ गया है। अब इसको हम समझते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि इसमें ऋतु वर्णन करते हुए जो है कवि सेनापति वसंत ऋतु की विशेषताओं को बताते हुए उसके विभिन्न दृश्यों के जो है को बताकर एक राजा की तरह कैसे वसंत ऋतु आता है, ऋतुओं का राजा, चूँकि वसंत है वो ऋतुओं का राजा है तो उसे राजा के समान बताया गया है। और राजा जब आता है तो उसके साथ किस प्रकार से सभी विशेष गण मौजूद होते हैं और उसका प्रभाव है चारों तरफ दिखाई देता है। ठीक वसंत ऋतु का प्रभाव भी प्रकृति में उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है कि वो अपने साथ किस प्रकार से कई परिवर्तन लेकर आया है। देखिए, कवि कहते हैं कि वसंत ऋतुओं का राजा है और वो राजा की भांति ही आया है, राजा की तरह ही आ रहा है। और वसंत ऋतु में उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से फूले हुए पेड़ ही राजा की चतुरंगिनी सेना के समान है वो सुशोभित हो रहे हैं। कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, कि बरन बरन या तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और वन उपवन है वो सारे के सारे प्रकृति जो है वो सुंदर हो गई है, यानी खिल गई है। सोई चतुरंग संग दल रही है, तो क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ हो चुका है। अब चतुरंगिनी सेना क्या होती है? चतुरंगिनी सेना एक जो राजा होता है उस राजा की चतुरंगिनी सेना होती है हाथी, ठीक है, घोड़ा, पैदल और रथ सवार, ठीक है, रथ सवार, ये चार एक राजा की जो है सेना का हिस्सा होते हैं, तो उसे चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से वसंत भी अपने साथ इसी प्रकार से चारों तरफ चतुरंगी दल लेकर आ गया है, नहीं चतुरंगिनी सेना लेकर आ गया है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, बंदी जिमी यहाँ तो ऐसे तो राजा है, उसका विरुदावली, उसका जो है कई प्रशस्तियाँ हैं, वो चारण है, भाट है, उनका गुणगान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के अंदर जब वसंत ऋतु आया है, ऋतुराज, ऋतुओं का राजा वसंत आया है, तो उनका गुणगान कौन कर रहे हैं? कोकिल, ठीक है, कोकिल अर्थात जो कोयल है वो मीठी आवाज़ के साथ जो है वसंत आगमन की जो है प्रसन्नता झलका रही है, प्रसन्नता बता रही है। और ऐसे लग रहा है कि वो अपने मधुर स्वर के अंदर, जैसे बंदी जन जो होते हैं राजा के गुणगान करने वाले, ठीक उसी की भांति कोयल भी
जैसे बसंत ऋतु के आगमन का गुणगान करी है, उनकी विरुद्ध गारी है, उनकी विरुद्धावली गारी है। विरुद्धावली अर्थात कि स्तुति गान करना या उनके बारे में प्रशंसा में गीत गाना। तो ऐसी ही जैसी कोयल है वो वसंत की प्रशंसा में गीत गाती प्रतीत हो रही है। गुंजत मधुप गान गुन गई तू, ऊपर से कोयल तो आगमन का जो है स्वागत कर ही रही है, गुणगान कर ही रही है और विरध गा ही रही है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के अंदर गुंजत यानी गुंजायमान यानी गूंजना, मधुप यानी भंवरा, ठीक है, भौरा या भंवरा। तो मधुप यानी भौरा भी बसंत के आगमन पर प्रसन्न हो रहा है और वो भी उनका ऐसा लग रहा है कि भंवरा भी बसंत ऋतु का गुणगान कर रहा है। वो भी अपनी मधुर आवाज़, एक गुनगुनाहट जो निकाल रहा है, तो ऐसा लग रहा है वो भी जैसे बसंत ऋतु का यशोगान करते हुए मधुर गुंजार कर रहा है। आवे आसपास पुहपन की सुबास सोई। और कवि कहते हैं सेनापति की जब वसंत जब आता है तो प्रकृति खिल जाती है, नए नए पुष्प, नए नए कौपलें, कई प्रकार की प्रकृति में परिवर्तन हो जाते हैं। तो आवे आसपास की चारों तरफ अपने आसपास पुहपन यानी पुष्प, फूल की सुगंध जो है प्रकृति के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो पुष्प की सुगंध है वो प्रकृति में आती है, पुहपन यानी फूल, ठीक है। सोने के सुगंध माज सने रही ये तू है, कि वसंत के आगमन पर आसपास पुष्पों की मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू है, सुगंध है, वो आती रहती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे राजा के महल की एक विशेषता होती है कि राजा के महल है वो अत्यंत सुंदर बने हुए होते हैं और चारों तरफ उन महलों को पुष्पों से, सुगंध द्रव्यों से सजाया जाता है, या एक तरह से कह सकते हैं वहाँ राजा के महलों के अंदर सुगंधित द्रव्य छिड़के जाते हैं, जिसके कारण चारों तरफ राजा के महलों में सुगंधित जो है या सुगंध है वो व्याप्त रहती है। ठीक उसी प्रकार से वसंत ऋतु भी एक राजा के समान आया है। तो प्रकृति के अंदर भी चारों तरफ पुष्पों की भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू है वो आ रही है, या सुगंध है वो प्रकृति के अंदर छाई हुई है। सोने के सुगंध माज सने रही है तुए। सोने की सुगंध माज यानी वो राजा के महलों के बारे में बताए कि जिस प्रकार से राजा के महल सोने की सुगंध के समान यानी सुंदर सुंदर खुशबू के समान, सुगंध के समान, पुष्पों से, विभिन्न इत्रों से, द्रव्यों से जैसे सने रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वसंत के आगमन पर भी प्रकृति भी ठीक उसी प्रकार से सुंदर, सुखमय और सुगंध युक्त हो गई है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत वसंत ऋतुराज कहिए तुए। सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह एवं सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज वसंत एक राजा की भांति आता हुआ सुशोभित हो रहा है। शोभा को समाज यानी अपने साथ सेनापति सुख साज आज की वसंत, ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने साथ सारा लाभ लश्कर लेकर आ गया है। वसंत आवत वसंत ऋतुराज कहिए तो कि ऐसा वसंत है जिसे जो राजा के समान आता हुआ प्रतीत हो रहा है और चारों तरफ सुंदरता छा गई है। तो सभी प्राणी सुखी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और ये सारा कुछ परिवर्तन है वो प्रकृति में वसंत के आगमन पर हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है वसंत आवत वसंत ऋतुराज कहिए तो कि ऋतुओं का राजा वसंत है, वो अपने समाज के साथ, अपने परिवर्तनों के साथ, सेनापति सुख साथ के अपने साथ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और सुख, सुगंध और प्रकृति को पल्लवित करता हुआ जो है परिवर्तित करता हुआ अपने साज सज्जा के साथ एक राजा की भांति है वो आ गया है। ये है कवि सेनापति ने अत्यंत सुंदर ढंग से अपनी एक नवीन कल्पना शैली में जो है अत्यंत सुंदर वर्णन है कवि ने प्रकृति में वसंत ऋतु के आगमन का किया है। यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किया है कि वसंत को राजा के समान बताया है कि किस प्रकार एक राजा के निवास स्थान पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, सुख साज और साथ ही सुगंध, पुष्प और सोने के महल उसके होते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में जब वसंत आता है तो ये राजा की भांति ही आता हुआ दिखाई देता है। इसमें अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार जो है कवि ने इसमें डाला है और सीधी सी बात है कि यहाँ पे कवि की जो भाषा है, सेनापति की जो भाषा है वो हमने जीवन परिचय में पढ़ा है कि
ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा का ये कवित्व इसमें आया है। अब दूसरा हमारा दोहा है जिसमें कवि ने ग्रीष्म और वर्षा दोनों का ही वर्णन अलग अलग तरीके से किया है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार कवि का जो है अत्यंत सुंदर ढंग से कवि की विशेषता है सेनापति की, उन्होंने श्लेष अलंकार का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से अपनी कविताओं के अंदर किया है। तो जो दूसरा कवित्व है उसके अंदर कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है ग्रीष्म के साथ में वर्षा का ऋतु का वर्णन भी चारों तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कि कवि की जो रचनाओं की जो निपुणता है, कवि की रचनाओं की जो अद्भुतता है, वो अब हम इसमें समझते हैं। यहाँ पे देखें क्षिति अंबर जले, क्षिति यानी धरती, अंबर यानी आसमान, चारी और छोर, चारी यानी चारों, छोर यानी चारों किनारे, तीन तरबर, तीन यानी उसने, तरबर यानी वृक्ष, सभी को रूप हरियो यानी सबका रूप हर लिया, हर लेना यानी रूप को खराब कर देना, महाझर लागे, महाझर यानी मूसलाधार वर्षा, ठीक है, लागे ज्योति भादव की, ज्योति यानी एक तरह से कह सकते हैं कि तीव्रता अग्नि की, भादव की होती है यानी दावाग्नि, एक तरह से चारों तरफ भादव का महीना होता है तो अचानक से ऐसा लगता है कि क्या परिवर्तन आते हैं, तो वो बताया गया है। जलद पवन, जलद यानी ठंडी, और वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में है, ग्रीष्म में जलने वाली, और सेकना, सेक मानो परियो, सेक यानी हमें झुलसाती है, दारुण तरिन, तरनी यानी नौका, तरे नदी सुख पावे सब, सिरी घन छा छाई बोई चित्त धरियो है, सिरी यानी शीतल, घन छा यानी बादलों की छाया या घनी छाया, और विषम, देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। ग्रीष्म का ऋतु का वर्णन, ग्रीष्म यानी तो ग्रीष्म ऋतु, और विषम यानी भयंकर ऋतु का वर्णन है, वो वर्षा के समान है, वो सम यानी समान, ठीक है। कि सेनापति की कविताओं की विशेषता है कि उन्होंने इस तरीके से वर्णन है ग्रीष्म ऋतु का किया है। देखिए हम इसको समझते हैं। पहले हम इसको ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में समझते हैं कि कवि जो कहते हैं सेनापति कि देखे क्षिति अंबर जले है चारों ओर छोर। कवि सेनापति ने दोनों ऋतुओं का वर्णन किया है, लेकिन अब हम इसमें समझते हैं कि पहले ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में, और कवि ने यहाँ पे श्लेष अलंकार का जो है बखूबी वर्णन किया है। बहुत ही अत्यंत सुंदरता और रोचकता के साथ इसमें श्लेष अलंकार यानी जो कह सकते हैं भाषा तो वो की वही है, शब्द वो की वही है, लेकिन जो है उसका अर्थ परिवर्तित हो रहा है। तो हम दोनों के संदर्भ में इसको समझने का प्रयास है वो करेंगे। कवि जो है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती और आकाश में चारों ओर छोर अतिव जलन या प्रचंड ताप है वो फैल रहा है। देखे क्षिति अंबर जले, कि क्षिति और धरती यानी आकाश दोनों ही चारों ओर से चारों छोर है वो प्रकृति के जल रहे हैं। जले हैं मतलब जल रहे हैं। बहुत ही तेज या तीव्र ग्रीष्म ऋतु है वो, चारों तरफ है वो झुलसाने वाली है। तीन तरबर सभी को रूप हरियो, कि उसने सबका रूप, तरबर यानी तरु, बड़े वृक्ष, उनका भी रूप है उसने हर लिया है। हरियो यानी हर लेना, यानी उनका भी रूप है उन्होंने जो है खींच लिया है। सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। ग्रीष्म का प्रभाव सबके ऊपर ऐसा लग रहा है कि सभी मुरझा गए हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होत चले, कि ग्रीष्म का सर्वत्र भयानक प्रभाव है वो प्रकृति में दिखाई दे रहा है, कि चारों तरफ के पेड़ पौधे हैं वो भी जैसे झुलस गए हैं। महाझर लागे, महाझर यानी जैसे धरती पर जो है तीव्र जो है जलने वाली ग्रीष्म पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है, और जिसने पूरी हरियाली को चारों तरफ से जैसे सोख लिया है, हरियाली को सुखा कर रख लिया है। बड़े बड़े पेड़ पौधे भी उसके चपेट में आ गए हैं, वो सब भी मुरझा गए हैं या सूखे सूखे से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा ग्रीष्म का भयानक ताप है वो कवि बता रहे हैं। तो इतना ज़्यादा महाझर लागे यानी बहुत तीव्रता के साथ है वो गर्मी पड़ रही है। ज्योति भादव की होत चले, कि ऐसे में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ है जो है ग्रीष्म ऋतु का एक तरह से
लपटे हैं वो सब जगह छाई हुई है। जलद पवन तन सेक मानो प्रयोग, जलद पवन यानी झुलसाने वाली गर्मी, पवन यानी जो है वायु की, जलद पवन यानी झुलसाने वाली गर्मी भी चारों तरफ पड़ रही है। तन सेक मानो प्रयोग, ऐसा लग रहा है कि जैसे तन यानी शरीर को जैसे सेक कर रहा है, यानी पूरा शरीर है वो झुलसा रहा है, जैसे जला कर रख दिया है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब, और ऐसी स्थिति में यानी चारों तरफ लू का प्रभाव है, तेज लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है और सभी प्राणियों के जो है शरीर है वो पूरी तरह से तपे जा रहे हैं और सभी दुख पा रहे हैं उस गर्मी के प्रभाव से। और ऐसी स्थिति में दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे। अब एक तरनी होता है सूर्य और दूसरा तरनी होती है नौका। तो यहाँ दोनों में है कि दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, कि सूर्य, यहाँ पे तरनी अगर यहाँ ले तो पहला शब्द आता है सूर्य की, दारुण यानी झुलसाने वाली, एक तरह से दुख देने वाली, तरनी यानी सूर्य की लपटे, तरे नदी सुख पावे कि उन सब से बचने के लिए लोग कहाँ जाना चाहते हैं, नदी या ठंडे स्थानों की तरफ जाना चाहते हैं, कि नदी के जल को सेवन करना चाहते हैं। नदी सुख पावे सबकी, सभी नदी या ठंडे जो है इलाकों या क्षेत्रों के आसपास जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सब इस सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचना चाहते हैं, सूर्य की प्रचंड किरणों से बचना चाहते हैं। सीरी घन छा चाई बोई चित्त धरियो है, ऊपर से कवि ये कहते हैं कि घनी छाया, घन छाया यानी घनी छाया, सिरी यानी शीतल ठंडी, कि पेड़ पौधों की घनी छाया में रहने की मन में अभिलाषा करते हैं, कि लोग हैं उस ग्रीष्म से, उस सूर्य के जो है प्रचंड धूप से बचने के लिए नदी नालों की तरफ जाना चाहते हैं और शीतल और ठंडी छाह में जाके बैठना चाहते हैं, यानी उनकी इच्छा या उनकी अभिलाषा है। चाई बोई चित्त धरियो, कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर वो जाए और कहीं ठंडी हवा में जाकर सुख पावे या उस ग्रीष्म से बचने का प्रयास वो करना चाहते हैं। तो यानी वो नदी नालों के पास जाकर आनंद लेना चाहते हैं, उस ग्रीष्म से बचना चाहते हैं और ठंडक में बैठकर अपने मन को शांति देना चाहते हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। फिर देखो चतुराई सेनापति कविताई की, कि सेनापति कहते हैं कि देखो मेरे जो जितने भी मेरे कविता प्रेमी हैं, जो मेरी कविताओं को पसंद करते हैं, तो मेरी चतुराई को आप देखिए, कि चतुराई यानी मेरी कुशलता, मेरी निपुणता, कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो, कि मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी बिल्कुल वर्षा के समान ही कर लिया है और उसे वर्षा के समान बताने का प्रयास है वो किया है। तो यहाँ पर कवि सेनापति ने जो है ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से धरती और आकाश जलते हैं, झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, भयंकर लू और ताप चलता है, सूर्य की किरणें हैं वो लपटें हैं वो शरीर को जलाने वाली होती है, हर प्राणी है वो इस गर्मी से बचना चाहता है, तो नदियों की तरफ है वो जल का सेवन करने जाना चाहता है, सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचना चाहता है, ठंडी छांव का आनंद लेना चाहता है। तो उसी के बारे में कवि ने अत्यंत सुंदरता के साथ है वर्णन है वो ग्रीष्म ऋतु का किया है। और वहीं कवि कहते हैं कि उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा के ऋतु के समान है वो किया है और उनकी कविताओं में बड़ी ही रोचकता है, इस बात का कवि वर्णन कर रहे हैं। अब हम इसी जो है कवित्व को समझते हैं वर्षा के संदर्भ में, कि वर्षा ऋतु से किस प्रकार से वर्षा ऋतु के समान कवि ने इसको बताया है। देखिए कवि कहते हैं कि देखे छिति अंबर जले है चारी और छोर, कि वर्षा ऋतु में जब भयंकर तेज बारिश आती है तो कवि वर्षा के समान वर्णन करते हुए कहता है कि अत्यधिक बारिश के प्रभाव से देखे छिति अंबर, की चारों तरफ धरती और आकाश में चारों तरफ जल ही जल है, चारी और छोर, कि जले हैं चारी और छोर, जले यानी जल ही जल है। और इस प्रकार जल इतना ज़्यादा है कि बाढ़ के हालात है वो दिखाई दे रहे हैं और जल प्रलय है वो चारों तरफ दिखाई है वो दे रहा है और
कवि कहता है कि तिन तरबर सभी को रूप हरियो, कि इतना जल चारों तरफ इकट्ठा हो गया है कि बाढ़ के हालात से वो दिख रहे हैं, यानी वर्षा अत्यंत तीव्र है और जल प्रलय के हालात है वो उत्पन्न हो गए हैं। तिन तरबर सभी को रूप हरियो, कि उसने पेड़ पौधे सबका रूप है वो हर लिया है, क्योंकि अत्यधिक बारिश और बाढ़ के हालातों से ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे भी अपनी जड़ों से उखड़ गए हैं या उनकी हालत भी खराब हो गई है। चारों तरफ जल ही जल है, वर्षा का जो है भारी झड़ी है वो लगी हुई है और पेड़ पौधा का जो है रंग भी पूरी तरह से उन्होंने रूप भी हर लिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की हो चले, महाझर यानी अत्यधिक तीव्र या मूसलाधार बारिश हो रही है, ज्योति भादव की होती है। जो भादवे के महीने में वर्षा ऋतु में अत्यधिक बारिश होती है तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो है वर्षा की भारी झड़ी लगी हुई है और ये क्रम जब वर्षा ऋतु का आता है तो भादव महीने तक लगातार चलता ही रहता है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो, ऊपर से चारों तरफ का जो वातावरण है वो ठंडा हो चुका है, शीतल हो चुका है और ऐसी स्थिति में जब पवन चलती है या वायु चलती है तो ऐसा लगता है कि उसके ठंडक से तन सेक मानो पर्यो, की ठंडक जो है शरीर में ठंडक पैदा करती है या उसका स्पर्श भी ठंड देने वाला होता है। शरीर को ऐसे लग रहा है कि ठंड का सेक पड़ रहा है या ठंड मिल रही है या ठंडक मिल रही है। दारुण तरिने तरे नदी सुख पावे सब, और ऐसी स्थिति में कई लोग ऐसे भी हैं कि इस वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं कि वो नौकाओं में बैठकर वो पार करना चाहते हैं जल को और आनंद भी लेना चाहते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो वर्षा ऋतु जब अत्यधिक बारिश होती है तो तरनी यानी नौका में बैठकर नाव को पार करना भी कठिन हो जाता है, यानी चारों तरफ का वातावरण यहाँ पे दुखमय हो रहा है क्योंकि चारों तरफ जल ही जल है। सिरी घन छा चाई बोई चित्त धर्यो है, ऊपर से जो है अत्यधिक बारिश के कारण चारों तरफ शीतल हवा है वो चल रही है और जो घन छा चाई बोई चित्त झरियो है, अर्थात कि घने बादलों की छाया से सारी प्रकृति सब लोग है वो घिरे हुए हैं और ठंडक का प्रभाव है वो शरीर के ऊपर पड़ रहा है। सभी लोग वर्षा जल से खुद को बचाने का प्रयास है वो कर रहे हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि देखो चतुराई सेनापति कविताई कुजी, कि कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता रचना की चतुराई में ये चमत्कार है कि मैंने ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो, कि मैंने वर्षा का वर्णन भी ग्रीष्म की तरह ही चमत्कारपूर्ण तरीके से किया है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि एक तरफ तो पहले उन्होंने ग्रीष्म का वर्णन किया है, फिर दूसरी तरफ उसी भाषा में उसी शब्दों को जो है वर्षा का वर्णन का प्रभाव भी इसमें दिखाई देता है। तो ये है श्लेष अलंकार, जिसमें शब्द वही है लेकिन अर्थ परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि कवि ने श्लेष अलंकार को प्रमुखता के साथ लिया है। यहाँ पर अगर सेनापति का आप जीवन परिचय भी लिखते हैं तो उसमें भी श्लेष अलंकार जरूर डालें। साथ ही कवि ने अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, काव्यलिंग है, अलंकारों का वर्णन भी किया है। कवित छंद की गति यति उचित मानी जा सकती है या उचित है। तो इस प्रकार से विभिन्न उपादानों के माध्यम से कवि ने जो है रचनात्मक या चमत्कार शैली का प्रदर्शन किया है और अपनी निपुणता, अपनी कुशलता को कवि ने सरसता के साथ दिखाने का प्रयास है इस छंद के माध्यम से या इस कवित्व के माध्यम से किया है। अब हम तीसरा जो है कवित्व है वो समझते हैं। कवि यहाँ पर जो है एक सखी है, यानी दो सखियां जैसे कह सकते हैं, सहेलियां हैं और वो अपनी सखी से बात करती हुई किस प्रकार से अपने मनोभावों को बताती है कि सावन जब आता है तो प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं और वो अपनी मनोदशा है वो अपनी दूसरी सखी से कह रही है। सखी यानी सहेली से अपने मन के भाव है वो बता रही है। तो कवि सेनापति कहते हैं कि दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर ते।
दामिनी दमक, दामिनी यानी बिजली, बिजलियां चमक रही है क्योंकि मास कौन सा है, श्रावण मास है। सुरचाप की चमक, सुरचाप यानी इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष को सुरचाप कहते हैं। श्याम, श्याम यानी यहाँ पे प्रियतम से संबंधित है। घटा की झमक अति घन घोर, घन घोर, घटा यानी बादल है वो लगातार है, काली काली घटाएं हैं वो आसमान में छाई हुई है और गड़गड़ाहट कर रहे हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, कोकिला यानी कोयल, कलापी यानी मोर, चारों तरफ है वो अपना गुंजन या गुंजत कर रहे हैं या अपना राग आलाप रहे हैं। जित तित यानी इधर उधर। सीकरते शीतल समीर की झकोर है, ऊपर से चारों तरफ है ठंडी ठंडी जो है हवा के शीतल लहरें या शीतल झकोरे हैं वो आ रहे हैं। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, यहाँ पे सखी जो नायिका है वो अपनी सखी से कहती है कि मेरे प्रियतम ने, मन भावन यानी मेरा प्रियतम या मेरे प्रियवर या पति जो भी आप समझें, कि उन्होंने मुझे आने को कहा था कि मैं श्रावण महीना लगते ही आ जाऊंगा या श्रावण मास में आ जाऊंगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि नायिका का जो प्रियतम है वो नायिका से दूर है या परदेश में है। तब नायिका अपने मन के भावों को अपनी सखी से कहती है कि लाग्यो सरसावन विरह जुरजोरते। ऐसी स्थिति में नायिका को अपने प्रियतम की याद है वो आ रही है और वो ये कह रही कि ये वातावरण है उसे उद्दीप्त कर रहा है, ये वातावरण है उसे प्रियतम की याद है वो दिला रहा है और उसके अंदर जो है संताप या विरह का संताप है वो बढ़ा रहा है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, कि हे सखी सावन आ गया है, मदन यानी कामदेव की सरसता उसके मन में बढ़ रही है। लग्यो है बरसावन सलील चहु और थे, सलील यानी जल, की चारों तरफ से जल है वो बरस रहा है। देखिए इसको हम समझते हैं। नायिका है वो कह रही है कि दामिनी दमक सूर्यचाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर थे, कि श्रावण मास में प्रकृति में ये परिवर्तन होते हैं कि चारों तरफ बिजलियां चमकती है और इंद्रधनुष के सुंदर चमक है वो वातावरण में छा जाती है। घटा की झमक घटी अति घोर घन घोर है, ऊपर से घटा यानी बादल, काले काले बादल, घन घोर घटाएं हैं वो छा गई है और घोर घन घोर थे अर्थात वो गर्जनाएं कर रही है, जो है बादल है वो बार बार गर्जन है वो कर रहे हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, ऊपर से कोयल और मोर वो सब भी इन बादलों के कारण या श्रावण मास के आने के कारण प्रसन्न हो रहे हैं और मधुर गुंजन है वो कर रहे हैं या मधुर गायन है वो कर रहे हैं। कहीं मोर कूक रहे हैं तो कहीं कोयल या कोकिला है वो मधुर संगीत है वो गा रही है। और वर्षा की बूंदों का स्पर्श पाकर हवा के झकोरे भी शीतल हो गए हैं, कि शिकरते समीर, शीतल समीर की झकोरते, कि वर्षा की लगातार बूंदें हैं ऐसी स्थिति में बरस रही हैं और चारों तरफ है वो शीतल समीर यानी हवा या वायु के झोंके हैं वो चल रहे हैं। चारों तरफ इस प्रकार की ठंडी शीतल हवाएं हैं वो चल रही है। सेनापति आवन कयो है मन भावनसु, यहाँ पे नायिका है उसे अपने प्रियतम की याद आ रही है और नायिका अपनी सखी से कहती है कि ऐसे समय में मुझे मेरे मन को अच्छे लगने वाले मन भावन मेरे प्रियतम ने मुझे आने के लिए कहा था कि मैं श्रावण मास में आ जाऊंगा और ऐसी स्थिति में अब मुझे मेरे प्रियतम की याद है वो आ रही है। लाग्यो सरसावन विरह जुरजोर थे, कि मुझे अपने प्रियतम की याद आ रही है और विरह जुरजोर थे तरसावन यानी मुझे मेरे प्रियतम की याद आ रही है। तो ऐसे स्थिति में मेरे मन के अंदर प्रियतम की प्यास जग रही है। विरह जुरजोर थे, कि मुझे उनकी कमी है वो खल रही है, या एक तरह से कह सकते हैं कि नायिका यहाँ पे प्रियतम के विरह के कह सकते हैं कि अभाव में तड़प रही है या उसको अपने प्रियतम की अत्यंत याद आ रही है। तो उसके अंदर विरह यानी एक तरह से विरह का ज्वर है उसके अंदर। जुर जोर, विरह जुर, जुर यानी ज्वर, ज्वर यानी बुखार, ठीक है, ज्वर अर्थात
बुखार जिसे कहा जा सकता है, तो उसके अंदर विरह का बुखार है, उसे चढ़ रहा है, या विरह उसे अपने प्रियतम की याद दिला रहा है। और नायिका कहती है कि आयो सखी सावन मदन सर सावन, कि हे सखी, हे सहेली, देखो सावन या वर्षा ऋतु आ गई है, और मदन सर सावन, कि मदन यानी कामदेव, जो काम के देवता है, कामदेव की सरसता है वो मन के अंदर बढ़ रही है, या कामदेव का भाव है उसके मन में बढ़ रहा है। ये सारा वातावरण है उसके अंदर अपने प्रियतम की याद है वो अधिक दिला रहा है, उसका उद्दीपन भावना उसकी बढ़ रही है, यानी प्रियतम की कमी उससे नायिका को बहुत अधिक जो है विरह के ज्वर से तड़पा रही है, और उसकी काम भावना को बढ़ा रही है। ठीक है, मदन सरसावन यानी काम भावना है वो नायिका की बढ़ रही है। और लग्यो है बरसावन सलील चहु और ते, ऊपर से चारों तरफ पानी है वो बरसने लगा है, चारों तरफ श्रावण के महीने की वर्षा है वो चल रही है, और ऐसे में नायिका को अपने प्रियतम की अत्यंत याद आ रही है। तो नायिका है वो अपनी सखी से अपने मन के भावों को बता रही है कि मुझे अपने प्रियतम की याद आ रही है, क्योंकि मुझे मेरे प्रियतम ने कहा था कि श्रावण मास आते ही मैं आ जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में नायिका के मन में जो है काम भावना उद्दीप्त हो रही है। तो यही बात है कवि ने अपने जो है इस कवित्व में समझाने का प्रयास है वो किया है। तो यहाँ पर कवि ने सुंदर तरीके से वर्षा ऋतु या श्रावण मास का सुंदर वर्णन किया है, वहीं नायिका की भावना को भी बताया है कि किस प्रकार से एक नायिका है वो अपने प्रियतम के विरह में तड़प रही है। शब्द चित्र है वो कवि ने अंकित करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे सामने ऐसा ही चित्रण है वो दिखाई देता है। यमक और अनुप्रास अलंकार का वर्णन है कवि ने किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर चौथा जो कवित्व है उसमें शीत ऋतु या जो कह सकते हैं सर्दी की ऋतु आती है, उसमें चारों तरफ में वातावरण में क्या प्रभाव है वो दिखाई देता है, तो उसका वर्णन है इसके अंदर किया है। शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूर्य सिराई के, हिम के समीर तई बरस विषम तीर, रहिए गरम भवन कौनन में जाई के, धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे, हिये से लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी माँ शीत ते पसारी पानी, छतिया की छा राखियो पाहुक पाउक छिपाई के। देखिए जो है कवि ने इसमें शीत ऋतु का वर्णन है वो किया है। शीत को प्रबल, शीत यानी ठंडक, प्रबल यानी जो है एक तरह से प्रभावशाली, कोपी चढ़ियो यानी ठंडक, कोप चढ़ना यानी बहुत अधिक प्रभाव ठंडक का जो है, निबल यानी निर्बल कर दिया है, अनल यानी अग्नि को, यानी आग भी उसके सामने इतना शीतल या शीत या ठंड का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि आग भी उसके सामने निबल प्रतीत हो रही है। सूर्य सिराई की, सूर्य यानी जो सूर्य भी ऐसा लग रहा है वो भी ठंड के कारण प्रभावहीन हो रहा है। हिम के समीर यानी बर्फीली हवाएं हैं वो चल रही है, तो उसके तीर है वो चुभ रहे हैं, तेई बरस से विषम तीर की शरीर को झुलसा रहे हैं ठंडक के कारण। रही है गर्म भवन कौनन में जाई के, ऐसा लग रहा है कि गर्म हवा भी किसी कोने में जाकर छुप गई है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिर रहे, कि ठंड के कारण है वो आँखों से पानी है वो गिरने लग जाता है, और ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, अलाव जला के आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं। धुआं आता रहता है, उनकी आंखों से पानी निकलता रहता है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसी आग के ऊपर है वो बैठना चाहते हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, और ऐसी स्थिति में उस आग के आसपास ही बैठे रहते हैं उसे सुलगा कर। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, कि ऐसा लग रहा है कि भीत यानी भयभीत होना, डर जाना, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग हैं सर्दी से इतने डरे हुए हैं, भयभीत हो गए हैं कि माँ शीत पसारी पानी यानी हाथ, तो ऐसा लग रहा है वो अपने हाथ को फैलाकर आग को छतिया की छा राख के पाऊ को छिपाई के, ऐसे लग रहा है कि हाथ को फैलाकर जैसे आग को अपनी छाती के अंदर छिपा कर रख देना चाहते हैं। छतिया यानी छाती और पाउक यानी अग्नि को छिपाकर जैसे अपनी आग जो है अपनी छाती के अंदर छिपा कर रख लेना चाहते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं, ये तो हमने अर्थ समझा है। देखिए सेनापति कहते हैं कि
शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत का प्रभाव है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है प्रकृति में। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, कि शीत की अधिकता, सर्दी की अधिकता के कारण उसका प्रकोप है वो चारों तरफ है वो फैल गया है, चारों तरफ ठंड का प्रकोप है वो दिखाई दे रहा है। और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि निबल अनन, कि लोग आसपास आग भी जलाते हैं तो आग भी ऐसा लग रहा है जैसे निबल हो गई है, निर्बल हो गई है, उसका प्रभाव भी कम पड़ गया है। गयो गयो सूर्य सूर्यराय के, ऐसा लग रहा है सूर्य जो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक ताप देता है, अत्यधिक गर्मी देता है, प्रचंड हो जाता है, लेकिन अत्यधिक सर्दी के कारण सूर्य भी ऐसा लग रहा है ठंड के कारण वो भी कहीं ऐसा लग रहा है उसके अंदर की गर्मी भी कहीं दुबक गई है, या वो भी उसका प्रकोप भी जैसे इस शीत के आगे ठंडा पड़ गया है, यानी सूर्य भी ठंडा हो गया है। अब ठंडा हो जाना अर्थात सूर्य की गर्मी को आसानी से सहन किया जा सकता है शीत ऋतु के कारण। हिम के समीर तई बरसे विषम तीर, ऊपर से जो है सर्दी की ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चल रही है, तई बरसे विषम तीर, ऊपर से अत्यधिक जो है शीतलहर चलती है, जिसके कारण जो है तई बरसे विषम तीर की चारों तरफ है शीतलहर का प्रभाव है वो दिखाई देता है। बर्फीली हवाएं इस तरह से चलती है जैसे कि पैने पैने नुकीले जैसे तीर है वो हमारे शरीर को जैसे चुभ रहे हो ऐसा प्रतीत होता है। रही है गरम भौन कौनन में जाई के, भौन यानी एक तरह से हवा, गरम हवा, तो रही है गरम भौन कौनन में जाई के, कि कभी ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कहीं लोगों को गर्मी चाहिए, गर्मी का नवास चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में जो है ठंडक इतनी ज़्यादा तीव्र है या तेज है कि ऐसा लग रहा है कि गर्म हवा भी किसी कौनन में जाकर या किसी कोने में जाकर कहीं जाकर छुप के जैसे बैठ गई है, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रही, वो भी कहीं नहीं है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिर रहे, और ऐसी स्थिति में लोग है वो भवन यानी भवन कि भवन यानी मकान या घर के किसी कोने के अंदर जाके जो है गर्म हवा भी जैसे गर्मी भी जैसे कहीं जाके छुप गई है। और कवि कहता है कि धूम नैन बहे लोग आगी पर गिर रहे, कि ऐसी स्थिति में कि धूम यानी धुआं, आँखों से भी धुआं निकलता, अत्यधिक सर्दी होती है, और यहाँ पर लोग हैं शीत ऋतु से बचने के लिए आग को जलाते हैं, अलाव जलाते हैं, और उसके चारों तरफ है वो लोग बैठ रहे हैं या बैठ जाते हैं और फिर तापते रहते हैं। तो आग को घेर कर ऐसे लग रहा है बैठ रहे हैं, हिये से लगाई रहे नेक सुलगाई के, कि और उसके साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे उसे अपने और अधिक नज़दीक उसे जलाते हैं और उसके चारों तरफ बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो आग पर गिरने का प्रयास कर रहे हैं या आग पे गिर रहे हैं, यानी ठंड के कारण वो आग को इस तरह प्रकार से ताप रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है जैसे वो आग के ऊपर गिरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आग को वो क्या कर रहे हैं, वो आग के इतना अधिक नज़दीक बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो आग को अपने हृदय से लगाए हुए हैं और अत्यंत निकट है उसके साथ है वो बैठते हैं। कवि कहता है कि नेक सुलगाई के मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, कि ऐसा लग रहा है कि आग के अति निकट बैठकर जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक शीत के कारण महासीत ते पसारी पानी, की मानो भीत यानी उससे भीत यानी भयभीत हो जाना, कि अत्यधिक ठंड के कारण जैसे वो भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। महासीत ते पसारी पानी, और महासीत यानी अत्यधिक ठंड, पसारी पानी की वो आग के ऊपर अपने हाथ है वो चारों तरफ से पसार के आराम से बैठ जाते हैं। छतिया की छाँ राखियो पाऊ को छिपाई के, ऐसे लग रहा है जैसे अपने हाथ फैलाकर अग्नि के ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो आग को अपनी छाती के अंदर छिपा कर ही रख लेना चाहते हैं। तो ये कवि ने शीत का वर्णन भी इस प्रकार से किया है, यानी भाव ये कह सकते हैं कि लोग हाथ फैलाकर आग सेकते हैं, चारों तरफ शरीर और अपनी छाती को तपाते हैं, क्योंकि शीत या ठंड सर्दी से उन्हें ठंड लगती है और वो सर्दी से भयभीत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने शरीर को सुकून देने के लिए आग के आसपास हाथ फैलाकर बैठते हैं और अपने शरीर की रक्षा करते हुए ऐसा लगता है जैसे वो आग को या पाउक यानी अग्नि को छुपाकर जैसे अपनी छाती में रख लेना चाहते हैं, ताकि शीत या ठंड से वो अपने आप को बचा सकें। तो इसका वर्णन है कवि ने अत्यंत सुंदरता के साथ है वो किया है। तो यहाँ पर सर्दी की भयंकरता का प्रभाव है वो कवि ने बताया है। वहीं सूर्य का निस्तेज हो जाना या सूर्य भी ठिठुरन के कारण वो ठंडा पड़ जाना वो भी इसमें बताया गया है। अनुप्रास अलंकार आया है, कवि ने मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग भी इसके अंदर किया है। तो ये है हमारी सेनापति की कवित्व के साधारण अर्थ या कह सकते हैं इसका वर्णन। धन्यवाद।